सप्लाई हम लोगों का आज का टॉपिक है। और एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई जो है ये हम लोगों का आज का टॉपिक। अब सप्लाई से जो मुराद है ना, सप्लाई कौन करता है? एक बिजनेसेस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या है? लैंड है, ठीक है ना, लेबर है, और क्या है? कैपिटल में कैपिटल है, गुड। और दूसरी चौथा क्या चीज़ है? एम्प्लॉयमेंट एंटर एंटरप्रेन्योर है ना। एंटरप्रेन्योर ये हमारे हैं रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जहाँ से हमें सप्लाई मिलती है, इनको हम यूज़ करके, लैंड को यूज़ करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना के उसको हम लोग प्रोडक्शन का सोर्स बनाते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, लैंड को यूज़ किया। फिर लैंड होती है जिसके ऊपर हम लोग उसको एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर लैंड ही होती है जिसके ऊपर हम लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं। लैंड ही होती है जिसके ऊपर जिसको यूज़ करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करके तो उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। ठीक है ना। लैंड हो गई। लैंड के बाद हमारा यानी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारा यूज़ हो रहा है। इसके बगैर जो है वो हम लोग कहीं पे प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते, कोई एग्रीकल्चरल, कोई इंडस्ट्रियल या किसी भी किस्म की हम लोग प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते। फिर लेबर है। लैंड होगी, लेबर होगी। लेबर क्या होती है? ज़्यादा कि लेबर काम करेगा तभी काम होगा, वरना नहीं काम हो सकता। ठीक है। तो लेबर हो गया। और फिर कैपिटल। अब कैपिटल की जिस तरह से एफिशिएंट यूज़ होगा और जितना उसके अंदर यानी कि जितने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम लोग जितने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकेंगे वो हमारा कैपिटल का यूटिलाइजेशन होगी। तो कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज़ यानी कि ये भी यूज़ हो रहा है, कैपिटल यूज़ हो रहा है, आपका सरमाया यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, कि सप्लाई के लिए। ठीक है ना। सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या सप्लाई को करने के लिए किसी भी जगह के ऊपर चीज़ें। फिर एंटरप्रेन्योर जिसके पास आइडियाज़ होते हैं, एक कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास आइडियाज़ हैं, वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ठीक है ना। ये एंटरप्रेन्योर हो गया। अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और यही हमारे सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग सप्लाई के अंदर यूज़ करते हैं इनको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और उसके बाद अपनी सप्लाई को इंश्योर करते हैं। ठीक है। एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर, एग्रीगेट डिमांड जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने रियल जीडीपी को उसको कहा था रियल जीडीपी के इक्वल है। ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसके अंदर डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिकली जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, तो और वो जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारा रियल जीडीपी होता है। और उसको हमने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। ए एस से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्रीगेट सप्लाई जो है तो हम कहते हैं वो भी नेशनल इनकम के इक्वल है हमारे। वो नेशनल इनकम के इक्वल कैसे है? पहले तो हम लोग ये थोड़ा सा आइडिया जनरेट करते हैं कि जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का बोला था ना, कि जितनी भी डिमांड होती है या कंजम्पशन हो रही है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जीडीपी को स्टडी किया हुआ है, कंजम्पशन के भी और प्रोडक्शन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ कंज्यूम हो रही है और या जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो जो हमारा प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमारी जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी उसकी डिमांड भी है, जितनी प्रोड्यूस हो रही है वो खर्च भी हो रही है पूरी इकोनॉमी के अंदर, उसकी डिमांड ही है। तो इन दोनों को हमने एग्रीगेट डिमांड की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। हम क्योंकि उन दोनों की डेफिनेशन दोनों की सेम है, कि एक ऐसी पूरी इकोनॉमी के अंदर ऐसी प्रोडक्शन, पूरी की पूरी प्रोडक्शन को देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसके अलावा फिर हम लोगों ने अब एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग बात कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई में हम लोगों ने इनकम वाला जो सोर्स पढ़ा था, इनकम अप्रोच पड़ी थी जीडीपी की। वो नेशनल इनकम अब ले लें या इसको भी हम लोग जीडीपी के इक्वल कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इनकम अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इनकम अप्रोच के इनकम के इक्वल है। इनकम किसकी? के जो कि हमें लैंड प्रोड्यूस करके दे रही है, जो हमें लेबर को प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो कैपिटल प्रोड्यूस करके दे रहा है एंटरप्रेन्योर, ये चार के अंदर ही हमारी इनकम प्रोड्यूस होती है। सपोज एक एंटरप्रेन्योर है, वो 500 रुपीज़ जो है वो एक उसको उसकी इनकम प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक उसने प्रोडक्ट बनाई, उसने 500 की वो सेल कर दी। ठीक है ना। 500 की
फाइनल गुड्स है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल प्राइस होती है, उसको हम लोग इसके अंदर कंसिडर करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई जो है 500 जैसा से एक एंटरप्रेन्योर ने आइडिया जनरेट किया और 500 उससे इनकम प्रोड्यूस की। अब 500 के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर उसमें उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन ये कुछ ना कुछ वेजेस दिए। अब सपोज 100 के उसने वेजेस दे दिए, ठीक है, ये उसका लेबर की पार्ट आ गया। ठीक है, अब उसने जो फैक्ट्री है कोई भी चीज़ लगाई हुई है, उसका कोई ना कोई रेंट पे किया उसने। ठीक है, तो उसने यहाँ पे रेंट जो पे किया, सपोज 200 उसने रेंट पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 300। अब और उसके बाद और उसने थोड़ी सी जो जो प्रोडक्ट उसकी प्रोडक्ट थी, यानी 100 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट आई, कैपिटल उसका सरमाया लगा इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, यानी कि 100 वो आ गया। ठीक है, अब ये 400 यहाँ पर ये इसकी सूरत में उसने किया, लैंड लेबर और कैपिटल का ये सारे का सारा 100 रुपीज़, 200 और 100। ठीक है, तो ये सारे 400 हो गए। अब इसके पास जो बचा वो उसकी थी वो 100 रुपीज़ बचे, यानी कि ये उसकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, इसके ऊपर ये उसने इनपुट कॉस्ट दी। इनपुट कॉस्ट है उसकी 100, 200, यानी इन चीज़ों को यूज़ करने की लैंड लेबर कैपिटल उसने यूज़ किया। उसके वो 400 का उसने यूज़ किया, उसके ऊपर उसने प्रॉफिट जो अर्न किया, इसका प्रॉफिट है 100 रुपीज़, इसके ऊपर उसने प्रॉफिट अर्न किया 100। ठीक है, अब 500 की उसने एक प्रोडक्शन की और उसके बाद फिर उसने 100 रुपीज़ का उसके ऊपर से इनकम जनरेट की। अब वो सारा जितना भी है वो इसी के अंदर अंदर रहेगा, इन्हीं रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में। कहीं पे वो लैंड यूज़ कर रहा है, कहीं पे वो लेबर को यूज़ कर रहा है, कहीं कैपिटल को यूज़ कर रहा है, कहीं पे अपने आइडियाज़ को जनरेट कर रहा है और जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है अपनी। ठीक है, अब जितनी भी नेशनल इनकम होगी पूरी इकोनॉमी के अंदर, इसके अंदर लैंड कितनी यूज़ हो रही है, कितने पूरे एम्प्लॉयड हैं लोग, और कितना सरमाया यूज़ हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, बिजनेसेस का कितना भी सरमाया यूज़ हो रहा है, और उसके बाद फिर कितने आइडियाज़ को जनरेट किया जा रहा है, कितने एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इन जितना ये चीज़ यूज़ हो रही है, जितनी सप्लाई हो रही है, जैसे 500 की चीज़ें जो आपकी फाइनल गुड्स है ना, फाइनल गुड्स में 500 की आपने प्रोडक्शन की है, तो ये हमारे क्या होगा, ये एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको जीडीपी की इनकम अप्रोच जो है हमने पढ़ी थी, वो उसमें एग्रीगेट सप्लाई और ये दोनों जो हैं वो हमारे इक्वल होंगे, और यानी इन दोनों की डेफिनेशन सेम आ जाती है कि जितने भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके जितनी इनकम जनरेट की गई है वो हमारा प्रॉफिट है, और जितनी इनकम जनरेट की गई है, जितनी प्रोडक्टिविटी बताई गई है या जितनी प्रोडक्टिविटी हासिल की गई है, वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है पूरी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जितने भी लैंड लेबर कैपिटल को यूज़ करके हम लोग जितने भी रिसोर्सेज जनरेट करेंगे या जितनी इनकम को प्रोड्यूस करवाएंगे, वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी। इसको ना हम लोग अगर हम लोग इसको 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, एक क्लासिकल कुछ बात बता रहे हैं और केनेजियन इकोनॉमिक्स है, दो तरह की केनेजियन जो है उनका 1930s के अंदर बड़ा रोल था। 1930s का जो डिप्रेशन हुआ था उसके अंदर केनीज ने बहुत सारे मॉडल्स जो कि डिप्रेशन के मॉडल्स थे या रिसेशन के मॉडल्स थे, उनको इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उससे पहले जो था वो क्लासिकल मॉडल्स यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के जो मॉडल्स हैं वो डिस्कस हो रहे थे। और क्लासिकल मॉडल के अंदर अगर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को जब हम देखते हैं ना, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर हम लोग जब ये चीज़ें देखेंगे मज़ीद, तो जो क्लासिकल्स हैं, थोड़े से आपने ग्राफ याद रख लेने हैं बस कि क्लासिकल्स किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और केनीजियन जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से बात करती है। अब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में दो तरह की आपने बातें याद रखनी है, ज़्यादा बातें नहीं याद रखनी। तो अब इसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो ना, एक तो जो क्लासिकल्स हैं, ठीक है ना, क्लासिकल्स कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितनी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एम्प्लॉयड होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर 20 करोड़ आवाम है, उनमें से अगर 12 करोड़ वर्कफोर्स का हिस्सा है तो सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। वो हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, जब भी कि इकोनॉमी
किसी भी इकोनॉमी मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर लेती है। मैक्सिमम आउटपुट मतलब कि अगर इन 12 करोड़ की वर्कफोर्स के पास एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया है। वो अपनी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पोटेंशियल जीडीपी हासिल कर रही है। अब यहाँ पर ये जिस तरह से मैंने ये बनाया ग्राफ एक, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है यहाँ पे हम लोग अगर जीडीपी लेंगे, जीडीपी इनकम अप्रोच वाला, ठीक है ना। एक जीडीपी हमने प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर अप्रोच वाला लिया था पहले एग्रीगेट डिमांड के लिए। अब जो हम लोग जीडीपी ले रहे हैं वो हम लोग इनकम अप्रोच वाला ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। अब अब एग्रीगेट सप्लाई का जो मॉडल है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जब प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि वेजेस आप इंक्रीज़ करते जाओ लेकिन जीडीपी जो है वो हमारा कांस्टेंट है। जीडीपी हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जब हमारा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो रहा मतलब प्राइसेस भी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, लेकिन जीडीपी हमारा उस वक्त कांस्टेंट हो गया है। और क्योंकि हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। ये चीज, दो तरह की आपने चीजें याद रखनी है, एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई याद रखना है, एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। ये दो तरह की चीजें। अब शॉर्ट रन में क्या चीज होती है, शॉर्ट रन का मैंने आपको बताया था पीरियड हमारा होता है कम, यानी कि फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं, यानी कि 2 से 3 माह के बाद प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन इन दी लॉन्ग रन प्राइसेस हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि हम लोग कांस्टेंट इस तरह से कि अब प्राइसेस चेंज नहीं हुए, यानी जनरल प्राइस लेवल जब हम लेते हैं ना, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि प्राइस, ये राइस कितने का सेल हुआ, और राइस कितने की उसकी और उसमें कितनी कैटेगरीज थी, ठीक है ना। हम डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन जब हम लोग उसका एग्रीगेट करते हैं तो हम लोग एक साल का जो डाटा निकालते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि ओवरऑल जब हम लोगों ने देखा पूरे एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, तो उसके अंदर सारी की सारी जितने भी थी राइस, वो सारे का सारा इतने रुपीज का सेल हुआ। तो हम लोग वहाँ पर क्या ले रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, इन दी शॉर्ट रन होंगी, लेकिन इन दी लॉन्ग रन हम उसको प्राइसेस को फिक्स कर देंगे। जब इन दी लॉन्ग रन चीज़ों को देखा जाता है तो वहाँ पे प्राइसेस जो होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं। इसीलिए जब हम इन दी लॉन्ग रन बात करते हैं तो एक जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, और दूसरी बात जब जीडीपी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा इन दी लॉन्ग रन, और जो प्राइसेस हैं वो वेरिएबल होंगी इन दी शॉर्ट रन। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो मॉडल है, केनीज ने इसकी बात की थी, इसी की उन्होंने कहा था कि जो स्टार्ट के अंदर जो है इसके अंदर थोड़ी सी, यानी कि स्ट्रेट नहीं होता, या ये जो वाली जो केनीज की इकोनॉमिक्स है ये डिप्रेशन की इकोनॉमिक्स थी, ठीक है ना। डिप्रेशन था उस वक्त 1930 में, जो थी वो सूरत हाल डिफरेंट थी। अब इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा था कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है कि पहले तो ना यहाँ से शुरू होता है कर्व, ठीक है ना, सप्लाई कर्व यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद फिर यूं होता है, यूं चला जाता है, ठीक है। स्टार्ट ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा क्लासिकल्स का पार्ट है और ये हमारा केनीजियन। और उसने कहा कि ये बढ़ती है, यानी कि प्राइसेस एकदम से फिक्स नहीं हो जाती बल्कि थोड़ी देर बाद फिक्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं और यहाँ पर प्राइसेस देखें ना, प्राइसेस यहाँ पे कम है, पहले प्राइसेस बढ़ती जाएंगी उसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसने ये वाला कर्व दिया था केनीजियन ने, जब ये डिप्रेशन का था। अब डिप्रेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है उस वक्त। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो लेबर है वो पूरी तरह से यूज ही नहीं हो रही, उनके पास काम ही नहीं है किसी भी किस्म का, डिप्रेशन की सूरत हाल है। फिर लेबर जो है वो एक तो यानी हमारे पूरे इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब उस सूरत में भी क्या होता है, यहाँ पे प्राइस है हमारी, जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज जितने मर्जी आप प्रोडक्शन कर लें तो प्राइसेस आपकी चेंज नहीं होंगी। जैसे वेजेस हैं, अब क्या होता है कि अगर आपके पास किसी के पास कोई काम नहीं है, जैसे आजकल भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, अब किसी को थोड़े से पैसों में भी काम मिल जाएगा तो वो करने को तैयार हो जाएगा। तो प्राइसेस इसकी वजह से या वेज रेट्स जो होते हैं वो एकदम से इंक्रीज नहीं होते। अब जितना मर्जी आप काम कर लें तो आपको कम ही पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आपके हालात ठीक है, खुशहाल है। तो वेजेस जो है, जैसे मिनिमम वेजेस जो है वो एकदम से चेंज नहीं होते, या उनके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती इन दी लॉन्ग रन, कि वो कांस्टेंट ही रहते हैं। जब डिप्रेशन की स्टेज आ रही है आप जितनी मर्जी प्रोडक्टिविटी करवाते जाए लेकिन आपके वेज रेट जो है वो चेंज नहीं होंगे।
तो या एक्सपीरियंस हो जाए आपको उसका वेज रेट, जैसे आजकल भी वेज रेट्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे। बजट में कहा गया 20,000 होने चाहिए मिनिमम वेजेस, लेकिन ओवरऑल देखें तो 15,000 के ऊपर भी लोग या 10,000 के ऊपर भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग थोड़े पैसों के अंदर भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो प्राइसेस क्या होती हैं वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं, बढ़ती नहीं है। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी, तो ये आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। प्राइसेस ना बढ़ें तो उस वजह से ये, लेकिन ये केनेजियन ने कहा था कि शुरू में प्राइसेस बढ़ेंगी, जब सप्लाई आपकी बढ़ेगी तो ये रियल जीडीपी आपका बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। और इस स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि जो जीडीपी है हमारा अब इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया है, जबकि प्राइसेस जितनी मर्जी या वेजेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई को या आपने हम इसी मॉडल को देखते हैं, और इसको अब एक कर्व तो हमने बताया ना कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन, ये क्लासिकल्स का आइडिया था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट में प्राइसेस चेंज नहीं होती, और इसलिए हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो जनरेट होती है। अब दूसरी तरफ एक जो ये वाला जो कर्व है, ये कहते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस यानी कि चेंज नहीं हो रही, तो लेकिन जो जीडीपी है वो आपका इंक्रीज होता जा रहा है, प्राइसेस आपकी फिक्स हो जाती हैं एक जगह पर। तो यहाँ पर प्राइसेस हैं और यहाँ पर आपका जीडीपी है, ठीक है। तो अब ये वाले जो हॉरिजॉन्टल कर्व बता रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल कर्व, ये भी मॉडल है एग्रीगेट सप्लाई का। तो जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब आपकी प्राइस बिल्कुल ही फिक्स हो गई है, ठीक है ना। प्राइस फिक्स हो गई है, प्राइस बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रही, और उसकी वजह से ये है कि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो गया, आपका जीडीपी बढ़ता जा रहा है, यानी कि जीडीपी अगर यहाँ पर कम था, इस पॉइंट पे कम था, तो अब बढ़ता तो जा रहा है, वो जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और एक आपकी सिचुएशन ये वाली जो सिचुएशन है सेकंड सिचुएशन, इसके अंदर ये है कि आपके रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि लेबर आपके पास बहुत ज़्यादा है। अब आप किसी को भी एक खास प्राइस के ऊपर, यानी प्राइस की एक खास वैल्यू, इतने वेजेस के ऊपर आप लेबर को हायर कर सकते हैं। अब वो क्योंकि ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं, वेजेस इसलिए इंक्रीज नहीं होंगे। इनके डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ना, जितनी डिमांड चीज़ों की ज़्यादा है तो सप्लाई उस हिसाब से होगा। अब सप्लाई इस वक्त लेबर ज़्यादा है, ये रिसेशन की सूरत में लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अब यानी लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप कम प्राइसेस के ऊपर मैक्सिमम काम ले सकते हैं लोगों से, यानी फिक्स होगी तो वो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है ओवरऑल वो हमारे रियल जीडीपी के इक्वल है, इसको भी हम यहाँ पर रियल जीडीपी के इक्वल ही लेंगे, जो कि हमारी इनकम अप्रोच वाला है, या हम लोग इसको नेशनल इनकम के इक्वल कह सकते हैं, कि एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारा वो नेशनल इनकम या रियल जीडीपी के इक्वल है, जैसा हमने एग्रीगेट डिमांड मॉडल के अंदर इसको स्टडी किया था। अब ये दोनों चीज़ें जब हमारी, यानी कि ये वाले जो कर्व है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं जो कि जनरल प्राइस लेवल है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो कर्व है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमने लास्ट वाली क्लास में एग्रीगेट डिमांड का भी जो पढ़ा था, ये 45 डिग्री की जो लाइन बनती है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर जितनी प्रोडक्शन होगी उसके ऊपर यूँ, ये जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी जितनी हमारी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उस हिसाब से हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व निकलता है वो ये वाला, अब ये वाला जो पॉइंट 45 डिग्री की जो लाइन है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करती है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको रियल जीडीपी ले लें इस साइड पे नीचे एक्स एक्सिस पे, तो और यहाँ पर ले लें एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी इक्वल टू रियल जीडीपी है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जिस तरह से ये वाले के अंदर ही एग्रीगेट डिमांड के अंदर, एग्रीगेट डिमांड में हमने जो प्रोडक्शन का जो मॉडल पढ़ा था, उसमें सी प्लस आई याद होगा आपको, ठीक है ना। सी प्लस आई यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात की थी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेसेस करते हैं, और कंजम्पशन जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कंजम्पशन प्लस हम लोग सेविंग्स लेंगे, ठीक है। अब ये कंजम्पशन प्लस सेविंग्स एस इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। ये जितनी सेविंग्स हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, उतनी ही हमारी
उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे सेविंग्स की हमने बात की थी, कहीं ना कहीं तो वो पड़ी होंगी ना, वो बैंक के पास पड़ी होंगी। अगर कंजम्पशन जो है, इनकम हमारी जो थी, टोटल इनकम अगर हमारी 5000 है, तो उसमें से अगर आप 2000 जो है वो यूज कर लेते हैं, तो 3000 जो होगा वो हमारी सेविंग्स होंगी। वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी ना। अब 3000 अगर सेविंग है, वो बैंक के पास पड़ी हुई है। अब वो उतनी, ये हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब 3000 का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट हो गई है, इन्वेस्टमेंट है, और यही हमारी सेविंग्स है। तो एस इज इक्वल टू आई, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एस जितनी सेविंग्स होगी उतनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बात कर रहे हैं, तो ये सी प्लस आई है, सी प्लस एस है। ठीक है ना, सेविंग्स और कंजम्पशन है। और यहाँ पर हमारी जितनी हमारी रियल जीडीपी या एग्रीगेट सप्लाई जैसा हम लोग देखते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन की सूरत में मिलेगा। ठीक है, इसके हर पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल टू जितनी हमारी कंजम्पशन है उतनी हमारी सेविंग्स है। और हम लोग इसको इसको जो नाम दे रहे हैं, हम लोग जीडीपी का नाम दे रहे हैं। तो हम लोग इसको जीडीपी के नाम से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जीडीपी है, और इसके अंदर सी प्लस एस है, और ये जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई है उतना ही हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो कर्व बनती है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनती है, जो कि हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करेगी। इसकी हर इस लाइन के ऊपर जितने भी हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ये जितनी एग्रीगेट सप्लाई उतनी हमारा रियल जीडीपी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आपको पता ना, ये एग्रीगेट डिमांड का था, और ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग में आ रहा है। तो ये हमारा इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो ये वाला मिलता है। ठीक है ना, इसके ऊपर हमारी जो है ना वो सारे यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये अभी हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोग इसी कर्व की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है किन किन वजूहत की वजह से चेंज होता है। ठीक है ना, अब ये हम लोगों ने बात की, सपोज हम लोगों का ये वाला जो कर्व है, अब ओवरऑल जिस तरह से हमारा जो कर्व होता है ना एग्रीगेट सप्लाई का, वो ये चीज बन रही होती है। ठीक है, तो अब ये चेंज होता है, या तो ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, या ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या रीजंस हैं? एक तो फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर, इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है ना, फैक्टर्स जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे, इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई के फैक्टर्स हैं। अब जिस तरह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर वेजेस इंक्रीज होंगी, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व अपवर्ड, यहाँ पे रियल जीडीपी है, उसको हम रियल जीडीपी के नाम से ही करेंगे, और यहाँ पर हमारा जनरल प्राइस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वेजेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा या आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर वेजेस इंक्रीज हुए हैं तो ये जो सप्लाई कर्व है हमें आगे की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मूव कर जाएगा। अगर हमारी वेजेस जो है वो कम हो गए, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है ना, वेजेस कम हो गए। अब वेजेस की बात हमने की थी जो कि हमारे लेबर से रिलेटेड है। ठीक है ना, और अब अगर कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड है, अब लैंड के जो रेंट है, अगर लैंड का जो रेंट है वो चेंज हुआ है, अब रेंट अगर ज़्यादा हो गया है तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, हमारा पीछे की तरफ मूव कर जाएगा एग्रीगेट सप्लाई का। और अगर अगर रेंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो हमारा पीछे की तरफ मूव करके, अगर रेंट कम पे करना पड़ रहा है तो हमारा कर्व जो है वो सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट कम पड़ रही है, तो इस वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आगे की तरफ मूव कर देगा। अब लैंड की बात होगी, कैपिटल की, ये अब कैपिटल जिस तरह से, अब कैपिटल कहाँ से आता है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट से आता है। जितना हम लोग इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कैपिटल कहाँ से, सरमाया जितना से पैसा होता है वो अगर आपने बैंक से लिया, तो वो बैंक से पैसा आया, बैंक डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी जो सप्लाई कर्व है वो एग्रीगेट, जिस तरह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये ज़ीरो पे था, तो इसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई वन हो जाएगा और ये एग्रीगेट सप्लाई टू हो जाएगा। कम किस सूरत में हो जाएगी,
एग्रीगेट सप्लाई किस वक़्त कम होगा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाता है तो हमारी ज़रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो नेक्स्ट की तरफ आगे की तरफ मूव कर जाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ज़्यादा है प्रोडक्शन, रियल जीडीपी हमारा ज़्यादा है, और इन पॉइंट्स के ऊपर कम है, ठीक है। और अब इसी तरह से ये वाला जो है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर कम या ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा। और अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई कम हो जाएगी, और हमारा जो कर्व है वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह से ये वाली बात थी ना, ये भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, टोटल आउटपुट होता है आपका ओवर टोटल इनपुट। टोटल आउटपुट आपने कितना जनरेट किया और टोटल टोटल इनपुट कितनी है। अब प्रोडक्टिविटी, जिस तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट की बात की थी, मैंने छोटा सा एक अभी आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है, यानी कि उसके जो एक 500 की एक प्रोडक्ट उसने बनाई है, तो उसके हर प्रोडक्ट के ऊपर उसने 100 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट की है आफ्टर सर्विंग दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल आउटपुट उसने कितना जनरेट किया और टोटल इनपुट कितना दिया, तो इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का, उसके अंदर कोई वो आपकी प्रोडक्टिविटी शो करता है। अब प्रोडक्टिविटी जो है, जैसे 100 प्रोडक्टिविटी थी एंटरप्रेन्योर की, जो भी हमने इससे एग्जांपल में बात की थी, तो ये टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट से हम लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ चेंजेस इन इनपुट्स, जैसे हम लोगों की चेंज या होती हैं, तो हम लोग इसको या बिजनेस टैक्सेस जिस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। जिस तरह से बिजनेस टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेगा। अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो अब वो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हो जाएगी, पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। बिजनेस सब्सिडीज को जब भी देती है, बिजनेस सब्सिडीज में जिस तरह से अब इस गवर्नमेंट ने भी दी हैं, इस बजट के अंदर भी बात हुई थी कि सब्सिडीज दे रही है एक्सपोर्टर्स को, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सब्सिडीज दी जाएंगी। तो जब भी बिजनेस सब्सिडीज दी जाती हैं, तो उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमारी बढ़ती है, और उसकी वजह से जो कर्व है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चेंज इन लीगल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, और फिर ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। गवर्नमेंट की जो अगर रेगुलेशन जिस तरह से भी गवर्नमेंट ये बजट के थ्रू रेगुलेट कर रही है कि ये बिजनेसेस को इस्टेब्लिश किया जाए, ये काम किया जाए, तो ये बिजनेस रेगुलेशंस हैं जो कि या गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो कि वो पॉलिसीज बनाती है, और अगर पॉलिसीज एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी होंगी, तो उनके वो चीज़ें डिपेंड करेंगी सप्लाई के ऊपर। तो सप्लाई का शिफ्ट होगा आगे या पीछे।